सुस्ती से जूझ रही देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों से लेकर मकान खरीदारों तक को राहत का ऐलान किया है। इस बार आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके। कोरोना वायरस वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन शुआन फू के साथ आसियान इंडियन वर्चुअल समिट की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा सभी 10 आसियान सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया। बता दें कि इस बार सम्मेलन का आयोजन 12 से 15 नवंबर के बीच वर्चुअल तरीके से हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी के घटने को लेकर आगाह किया है। साथ ही बताया है कि देश पहली बार इतनी मंदी के दौर में घिरा है। आरबीआई के इस बात पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। बिहार चुनाव के नतीजों का गुरुवार को महागठबंधन ने मंथन किया। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा में तेजस्वी बोले कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि हमें जीत मिली है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में आया है। चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में आया है। ये लोग छल कपट के जरिए सरकार का गठन कर रहे हैं। गुरुवार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और राज्य के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। बैठक के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि वो अब मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। जीतन राम मांझी बोले कि हम मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, ऐसे में किसी मंत्रालय में नहीं जाऊंगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम कोई मांग नहीं कर रहे हैं। चुनाव से पहले भी बिना किसी शर्त के हम एनडीए में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में दिलीप घोष के काफिले पर हमला उस समय हुआ जब वो मदारी हाट में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर वापस लौट रहे थे। इस हमले में विधायक विल्सन चंपा मारी का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। बीजेपी ने इस हमले के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के विमल गुरुंग गुट को जिम्मेदार बताया है। लेखिका अरुंधति रॉय की पुस्तक वॉकिंग विद द कॉमरेड्स चर्चा में है। चर्चा की वजह ये है कि इस पुस्तक को विश्वविद्यालय से हटाने का फैसला किया गया है और ये फैसला लिया है तमिलनाडु के तिरुनेल्ली में मनोनयनियम सुंदरना विश्वविद्यालय ने। कुलपति केपी पिचुमानी ने कहा कि पिछले सप्ताह एबीवीपी के आयोजकों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय ने इसकी जाँच के लिए समिति बनाई थी। मशहूर फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली है। टीवी और फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता आसिफ धर्मशाला के एक किराए के मकान में रहते थे। एक्टर ने ये खुदकुशी सुबह 11:30 बजे की। पुलिस को खुदकुशी की जानकारी 12:30 बजे मिली थी। आसिफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पबजी मोबाइल भारत में वापस आ रहा है। साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने ऐलान कर दिया है कि कंपनी भारतीय मार्केट के लिए नया गेम लेकर आ रही है जो भारत के लिए ही बनाया गया है। इस बार चीनी कंपनी के साथ कंपनी कोई पार्टनरशिप नहीं करेगी। पबजी कॉरपोरेशन के मुताबिक भारत में पबजी मोबाइल इंडिया लॉन्च किया जाएगा। गुरुवार को घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 8 दिन की तेजी के बाद गिरावट रही। कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 466 अंक गिर गया था। हालांकि बाद में इसने कुछ वापसी की और अंत में 236 अंक गिरकर 43,357 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 58 अंक लुढ़क कर 12,691 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक का शेयर सर्वाधिक करीब 3% की गिरावट में रहा।